हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सोनी मांग और भाई का घर। देखते ही देखते गुबार उठा और आंधी चलने लगी। भाभी ने ड्राइंग रूम से आवाज़ दी, मिनी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेना, नहीं तो गर्द अंदर आ जाएगी। उसने कहना चाहा, भाभी तूफानी अंधड़ ने तो पहले से ही मेरे मन के दरवाजे खिड़कियों को बंद कर रखा है और मुझे अंधेरे कमरे में कैद कर रखा है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई तो बाहर का तूफान थम गया, पर उसके मन के तूफान की रफ्तार वैसी ही थी। वो जानती थी भैया भाभी ड्राइंग रूम में मैट्रिमोनियल के जवाब में आई चिट्ठियां पढ़ रहे होंगे। 6 माह पहले जब भैया ने मैट्रिमोनियल विज्ञापन की बात कही थी तो मैं पत्थर हो गई थी। मैं दोबारा किसी के साथ जुड़ने की बात सोच भी नहीं सकती थी। पर भैया ने कहा था, मिनी सोच का जवाब देना, सारी जिंदगी पड़ी है आगे। भैया ने तो ठीक ही कहा था, पर अगले दिन जब उन्होंने मुझे अपनी डिग्रियां निकालते देखा तो वो खामोश हो गए। 2 कमरों के इस फ्लैट में मैं, भैया और भाभी 3 लोग ही थे, पर वक्त ने जैसे हमें अजनबी बना दिया था। ये अजनबियत पहले नहीं थी, मात्र 1 साल ही तो गुजारा था नरेश के घर में। फिर मैं अपनी सूनी मांग लेकर भैया के घर वापस आ गई। नरेश के बाद किसी दूसरे के साथ जुड़ने का ख्याल भी मन को झकझोर देता था। फिर मैं अपनी डिग्रियों के सहारे नौकरी की तलाश में लग गई। पर एक विधवा के प्रति लोगों का रुख देखकर मन कांप उठता था। एक विधवा, जवान और खूबसूरत, कितने अवगुण थे मुझ में। आखिर मैंने हथियार डाल दिए। भैया ठीक ही कहते हैं, अकेले सारी जिंदगी गुजारना सचमुच मुश्किल था। भैया ने फिर विज्ञापन देखने शुरू कर दिए। चिट्ठियां फिर से आने लगीं। मैं समझ गई कि एक ना एक दिन मुझे इस घर से जाना ही होगा। इसी बीच एक दिन एक शख्स का पत्र आया। कोठी, कार, अच्छी नौकरी, अकेला घर, सब कुछ था उसके पास। और क्या चाहिए किसी औरत को। हाँ, खलने वाली एक ही बात थी कि उसकी पत्नी जीवित थी और उसके साथ उसका बाकायदा तलाक अभी तक नहीं हुआ था। पर इससे क्या होता है, पत्नी का उससे कोई सरोकार नहीं था। भैया ने उस शख्स को फ़ोन कर घर आने को कह दिया। वो आया। भैया ने अपनी शंकाएं उससे जाहिर की। बदले में उसने आश्वासनों का ढेर लगा दिया। भैया उसकी बातों से संतुष्ट हुए और मुझे उसके हवाले कर दिया। उसके गंभीर और गरिमामय व्यक्तित्व ने मुझे भी प्रभावित किया था। मुझे मालूम था कि किसी न किसी के गले बांध दी ही जाऊंगी, तो फिर तुम ही सही। वो मुझे अपने घर ले गया। घर क्या था, पूरी हवेली थी। इस हवेली नुमा घर के वैभव को छोड़कर उसकी पत्नी क्यों चली गई होगी, ये ख्याल मेरे दिल में रहा। मेरे साथ रहते हुए तुम्हें अरसा बीत गया। अब तक तुम मुझे क्यों तड़पाती रही, ऐसा क्यों किया तुमने। उसके ये पूछने के जवाब में मैंने पूरी कहानी सुना दी। दरअसल अपने हवेली नुमा घर में लाकर तुमने कहा, अपना घर तुम्हें कैसा लगा मिनी। इसके साथ तुमने मुझे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो तुमने कहा, क्यों, क्या बात है, अब तो तुम मेरी हो, मेरी पत्नी, ये घर तुम्हारा ही है। बिना किसी संस्कार के मैं तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई। मैंने प्रतिरोध करते हुए कहा। तुम्हारी बाहों का घेरा कुछ और तंग हो गया और तुमने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम उस औपचारिकता की बात करती हो। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उन्हें मेरा नाम मिलेगा, प्यार मिलेगा, जायदाद में पूरा हिस्सा मिलेगा। कितनी आसानी से तुमने मुझे सारा कुछ समझा दिया था। पर तुम जिसे औपचारिकता कहते हो, वही तो एक सूत्र होता है जिसके दम पर एक औरत रानी बनकर राज करती है, मर्द के घर और उसके दिल पर। महाराज चाय बनाकर ले आया था। चाय के साथ उसने ढेर सारी प्लेटें मेज पर लगा दी थी। चाय पीने के बाद तुम ऑफिस के लिए तैयार हुए और जाते जाते मुझे बाहों में भरा। तुम्हारी बाहों में मैं मछली सी तड़प उठी। तुम कुछ समझे
कुछ नहीं समझे और ऑफिस चले गए। पर मैं अपने औरत होने की शर्मिंदगी में टूटती बिखरती रही। मैं क्या कहती, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हें क्या क्या पसंद था। मैंने ये कहकर मुक्ति पा ली, कुछ भी बना लो। तभी वीरो आ गई, घर की मेड सर्वेंट। महाराज ने चुपके से उसे मेरे बारे में बताया। वीरो ने कहा, अच्छा तो ये हैं, और काम में लग गई। बीच बीच में वो मुझे कनखियों से तोलती रही। शाम को तुम ऑफिस से लौटे तो काफ़ी खुश थे। महाराज तुम्हारी गाड़ी में से कई बैग निकाल कर लाया और सोफे पर रख दिया। तुमने कई खूबसूरत साड़ियाँ मेरे सामने फैला दी। मिनी, ये सब तुम्हारे लिए हैं। पर तुम्हारे स्वर का अपनत्व मेरे अंदर की जमी हुई बर्फ को पिघला नहीं सका। तुम्हारी इच्छा से मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन ली। फिर तुम महाराज और वीरों के जाने का इंतज़ार करने लगे। उनके जाते ही तुम बेसब्रे हो गए और मुझे बिस्तर पर खींच लिया। तुम्हारे बिस्तर पर बैठते ही मुझे लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने मुझे डंक मार दिया हो। मैं तड़पने लगी। फिर कुछ समझते हुए तुम मेरी पीठ सहलाने लगे। मिनी, नरेश को क्या हुआ था? तुमने पहली बार इतने प्यार से पूछा कि तुम मुझे आत्मीय से लगने लगे। पिछले 6 महीनों से जो गुब्बार मन में रुका हुआ था वो अचानक फूट पड़ा। मैं तुम्हारे कंधे पर झुक गई। तुम मेरे आंसुओं से भीगते रहे। फिर मैंने तुम्हें बताया कि नरेश के साथ मैंने कितने खुशहाल दिन बिताए थे। लेकिन सुख के दिन ज़्यादा देर न रहे और एक दिन ऑफिस से लौटते समय नरेश का एक्सीडेंट हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो इलाज के बावजूद ठीक से जुड़ नहीं पाई। नरेश ने जो एक बार बिस्तर पकड़ा तो उठ नहीं पाया। जब जब वो मेरी ओर हाथ बढ़ाता तो उसकी हड्डी में कसक उठती। कभी कभी तो वो दर्द से चीखने लगता। नरेश अब बिस्तर पर पड़ा पड़ा मुझे दयनीय नज़रों से देखता रहता और मैं आहत हो जाती। नरेश के इलाज पर बहुत पैसा खर्च हो गया था। धीरे धीरे नरेश को लगने लगा कि उसके कारण मेरी जवान उमंगों का खून हो रहा है। ये अपराध बोध उसके दिल में घर करने लगा। मैंने हालात को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था, पर नरेश ने नहीं किया। नरेश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। हम उसे घर ले आए थे, पर अब हालात काफ़ी बदल चुके थे। परिवार वालों की नज़र में मैं अपशकुनी थी। नरेश अपने मन की हलचलों से ज़्यादा लड़ नहीं सका और ना ही अपनी शारीरिक तकलीफ को झेल सका। एक दिन उसने अपनी कलाई की नस काट ली और चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। नरेश के परिवार वालों को अब मैं कांटे सी खटकने लगी और एक दिन भैया मुझे घर ले आए। तुमने ठंडी सांस ली और कहा, मिनी, एडजस्ट करने का प्रयास करो। मैं तुम्हारे सीने पर फफक पड़ी। कैसे भूलूं उस सबको। नरेश की आंखें मेरा पीछा करती हैं। मैंने उसे तिल तिल कर मरते हुए देखा है। उसकी आंखों में छलकती प्यास मुझे जीने नहीं देती। तुम देर तक मेरी पीठ सहलाते रहे, फिर बत्ती बुझाई और सो गए। पर मैं रात भर जागती रही। मुझे लगा जैसे मैं अंगारों पर लेटी हुई हूँ। अगले दिन तुम एक पिंजरा ले आए। उसमें एक तोता था। तुमने हंसते हुए कहा, मिनी, इस तोते को बातें करना सिखाना, तुम्हारा मन लगा रहेगा। महाराज ने तोते के लिए कटोरी में पानी और हरी मिर्च रख दी। तोते ने कुछ भी नहीं छुआ। वो अपनी दुम में ही सिमटा रहा। तुमने कहा, मिनी, नई जगह आया है ना, 1-2 दिन में एडजस्ट कर लेगा। सचमुच 2 दिनों बाद तोते ने खाना पीना शुरू कर दिया। अब वो पिंजरे में उछल कूद करने लगा। बीच बीच में आवाज़ें भी निकालने लगा था। तुम ऑफिस से आते ही तोते से बातें करते, फिर मुझसे कहते, देखा, तोता अब हमसे हिलने मिलने लगा है। मैं तुम्हें कैसे बताती कि इंसान और पंछी में फ़र्क होता है। इंसान की अपनी ही कुंठाएं उसे खाती रहती हैं। मैं भावनात्मक रूप से नरेश से जुड़ी हुई थी। मुझ में और तोते में फ़र्क है। तुमने मुझे गहरी नज़र से देखा और गले से लगा लिया। फिर गंभीर स्वर में कहा, मिनी, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। मुझे जेल भी हो सकती है।
पर मैं भी इंसान हूँ, तन्हा नहीं रह सकता। मेरी भी कुछ जिस्मानी ज़रूरतें हैं। मैंने कई लड़कियाँ देखीं, पर कोई पसंद नहीं आई। फिर तुम्हारे भैया का निमंत्रण आया। तुम मुझे बेहद मासूम लगी। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ जीवन आसान हो जाएगा। क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की है? नहीं नहीं, तुम भला क्यों ज़बरदस्ती करते? पर मैं भैया के लिए एक भार ही थी ना। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी शादी की थी। पर नरेश, उस सब को भूल जाओ मिनी। गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता। एडजस्ट करने की कोशिश करो। पर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। जानवर नहीं हूं, ना ही पंछी हूं। फिर भी जानती हूं, आज नहीं तो कल एडजस्ट करना ही होगा। तुम्हारे साथ बिस्तर पर लेटते ही नींद आंखों से उड़ जाती। रात भर सोचती रहती, कितनी निष्ठुर होगी तुम्हारी पत्नी जो तुम्हें छोड़कर चली गई। सोचते सोचते जब ध्यान तुम्हारी ओर जाता तो लगता तुम भी सोए नहीं हो। मेरे दिल और दिमाग में तूफानी कश्मकश चलने लगती, पर समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगले दिन तुम ऑफिस से आए तो काफ़ी उदास थे। पर मैं तो अभी तक तुम्हारे साथ मन से जुड़ नहीं पाई थी, सो कुछ पूछ नहीं पाई। खाना खाकर तुम पलंग पर लेट गए। तुम बहुत खामोश थे। मैं भी चुपचाप लेट गई। मेरे अंदर की जमी हुई बर्फ अब तुम्हारे व्यवहार से कुछ कुछ पिघलने लगी थी। मैंने देखा तुम सो नहीं पा रहे थे। अचानक तुम्हारे मुंह से एक गहरी सांस निकली। मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया। तुमने आंखें खोलकर मेरी ओर देखा और हाथ बढ़ाकर मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने देखा तुम्हारी आंखों में वही आदम भूख जाग उठी थी। तुम्हारी नज़रों ने मुझे आहत कर दिया। मुझे लगा मेरी नज़दीकी ने बिस्तर पर लेटे नरेश को भी बहुत तड़पाया था, और अब तुम्हें। नहीं, मुझे कोई हक नहीं था तुम्हें तड़पाने का। मैं फफक पड़ी। तुमने मुझे सहलाते हुए कहा, क्या बात है मिनी, क्यों परेशान हो? मैं सरक कर तुम्हारे करीब आ गई। तुम्हारी सांसें अब मेरी सांसों से टकराने लगी थी। मैंने अपनी बाहें तुम्हारे गले में डाल दी। तुम स्पर्श के इस भाव को समझ गए और तुमने मुझे और अधिक कसकर सीने से लगा लिया। और मैंने अपने अंदर की औरत को समझाया कि आखिर कब तक एक पंछी और इंसान के फर्क में उलझी रहोगी। और मैंने अपने आप को तुम्हारे साथ एडजस्ट कर ही लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अंत आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि मैं एक बेहतर तरीके से आने वाली कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।